हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत और प्राचीन भारत के पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, याद है क्या कुछ? हमने पढ़ा था पाषाण काल के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे वो स्रोत जहां से हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है। तो आज की जो क्लास है आपकी बहुत ही प्यारी क्लास है। ये आपका सेकंड लेक्चर है। भारतीय इतिहास के स्रोत क्या-क्या हैं, ये जो हमने क्लास का जो कंटेंट क्रिएट किया है, इकट्ठा किया है, ये किस एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा? आपका आईएएस, एचसीएस, आरएएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, टीसी जो भी आपका स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम है। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप के ऊपर शिक्षा युग 2.0 ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके? और कंटेंट की अगर बात करते हैं तो कंटेंट कुछ इस प्रकार का है, जैसे कि हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे और जैसे जहाँ-जहाँ मैप की ज़रूरत होगी ना तो हम मैप भी पढ़ेंगे, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि ज्योग्राफी है ये, मैप देख के ज्योग्राफी का पता नहीं लगाना है, ठीक है ना? ये शिलालेख है अशोक के, यहाँ लिखा हुआ है एडिक्ट्स ऑफ अशोका, ठीक है? तो बिल्कुल जितने भी अपने कंटेंट में आगे-आगे चल के जहाँ भी हमें मैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो हम मैप के साथ पढ़ेंगे ताकि हमें याद रह सके। हमें बार-बार कोई भी दूसरी बुक उठानी नहीं पड़े। यहाँ का जो कंटेंट है अच्छा खासा कंटेंट है, कुछ स्टैंडर्ड बुक हैं और कुछ एनसीईआरटी के डेटा हैं। ओके, तो आज की क्लास करते हैं हम स्टार्ट। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि प्राचीन भारत, ठीक है? प्राचीन भारत, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल में हमने पढ़ा था पाषाण काल और फिर मैंने बताया था कि उसके बाद स्टार्ट होता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ने से पहले मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि वो स्रोत पढ़ लेते हैं, वो सोर्स पढ़ लेते हैं जहां से जो हमने पढ़ा था उसके बारे में जानकारी हमें मिल सके। ये कौन से स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत, ठीक है? कौन से हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? कोई भी पत्थर, ठीक है, या कोई भी धातु, उसके ऊपर कुछ भी लिखा जाता है उसको बोलते हैं अभिलेख। जैसे कि आप किसी गांव में एंट्री करते हो तो गांव में एंट्री करने से पहले एक बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर गांव की कुछ खास बातें लिखी होती हैं। इस गांव का निर्माण आज से 500 साल पहले या 1000 साल पहले हुआ था, ठीक है? ऐसी कुछ बातें होती हैं ना, वो होते हैं आपके अभिलेख, ठीक है? और जो बड़े पत्थर पे लिखे होते हैं उनको शिलालेख बोलते हैं, वही बात होती है। अभिलेख और शिलालेख में डिफरेंस ये होता है कि शिलालेख ओनली पत्थर के ऊपर होते हैं, पत्थर की शिलाओं पर। अभिलेख यानी पत्थर पे भी हो सकते हैं, किसी धातु पे भी हो सकते हैं, लिखे हो सकते हैं। इसका दरअसल काम क्या होता था कि राजा अपने आदेशों को लिखकर गांव यानी कि अपने क्षेत्र में रखवा देता था कि जनता वहां पढ़ सके और वहां के रूल रेगुलेशन जो थे, कायदे कानून थे, उनके बारे में वो जानकार हो सके, जानकारी उनको मिल सके कि यहाँ के कायदे कानून क्या हैं। तो ये होते थे अभिलेख। फिर कौन सी कहाँ से जानकारी मिली? फिर स्मारक और भवन, ठीक है? जो बिल्डिंग है, मंदिर वगैरह जो भी हैं, भवन वगैरह हैं, उन पे भी कुछ लिखा हुआ था, कुछ चित्रकारियाँ थी, वहाँ से भी हमें पता चलता है कि ये इतनी साल पुरानी है और उनका मतलब क्या था। इसके बाद आते हैं सिक्के, ठीक है? सिक्के कई तरह के थे, किसी ने तो चांदी के सिक्के ढलवाए, किसी ने सोने के, किसी ने शीशे के। तो सिक्कों के आधार पे भी ये पता चलता है कि उस राजा ने ऐसे सिक्के थे, अपनी फ़ोटो लगवाई, किसी ने अपनी वीणा बजाते हुए फ़ोटो लगवाई, ऐसे-ऐसे आगे हम पढ़ेंगे, तो सिक्कों से भी हमें पता चलता है। इसके बाद मूर्तियाँ, कई बार मूर्तियाँ मिलती हैं उत्खनन में, यानी कि कोई भी चीज़ खोद दी जाती है, ठीक है? ज़मीन के अंदर से कुछ मूर्तियाँ भी मिलती हैं। फिर चित्रकला, कुछ गुफ़ाएँ होती हैं, जैसे भी आप पढ़ोगे भीमबेटका की गुफ़ाएँ, और भी गुफ़ाएँ हैं, वहाँ से ना कुछ चित्रकारिता की हुई है। उन चित्रकारिताओं के आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी चित्रकला है। और फिर है मुहरें, ठीक है? मुहरें। मुहरें यानी कि एक राजा है, उसके पास कोई भी धातु है, उसके ऊपर वो मुहर लगा के देता था कि ये चलो वहाँ जाके ये संदेश पहुँचा दो और ये वैलिड रहेगा, फलाने राजा ने दिया है, तो ये मुहरें, ठीक है? फिर है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कौन से थे? जैसे कि लिख दिए अपने वेद, वेदांग, ठीक है? आपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वगैरह पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आगे चल के हम पढ़ लेंगे। तो ये होते हैं साहित्यिक स्रोत। या फिर कोई लेखक है, उसने अपनी किसी राजा के जीवन वृत्तांत लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। फिर विदेशी यात्रियों के साहित्यिक, ये तो कौन से थे? साहित्यिक, इसमें देशी और विदेशी दोनों हो सकते हैं। और विदेशी में यानी कि जो बाहर के कवि या लेखक आए हैं, उन्होंने बाहर की दशा को समझा,
सॉरी भारत की दशा को समझा कि अच्छी है बुरी है, यहाँ की कंडीशन को देखा, वो अपने बुक्स में लिखा, किताबों में लिखा, वो क्या है, विदेशी यात्रियों के साहित्यिक स्रोत हैं। तो हम इन पॉइंट्स पे एक एक पॉइंट पे हम पढ़ते हैं आज के इस टॉपिक को, पुरातात्विक स्रोत को। मेरे हिसाब से एक एक पॉइंट बड़ी गहराई से आप समझ रहे होंगे। जो भी हम पढ़ा रहे हो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप बस कहानी अपना ईयरबड्स या ईयरफोन लगा के देखते चले। पीडीएफ के लिए आप टेंशन न ले, पीडीएफ अपना डाउनलोड कर ले बस। इससे अच्छा और कोई नहीं है, फायदा आपके लिए है ही नहीं, सबसे अच्छा कंटेंट है। अब आते हैं अभिलेख। अभिलेखों के बारे में चर्चा करते हैं। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं यानी कि पत्थर की शिलाओं, स्तंभों पर या ताम्र पत्रों पर यानी कि तांबे के पात्रों पर या दीवारों पर या प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है, यानी कि उत्कीर्ण का मतलब है लिखे हुए हैं, छपे हुए हैं। किस किस पर? पाषाण पत्थरों पर, स्तंभों पर, तांबे के बर्तनों पर, दीवारों पर और प्रतिमाओं पर। सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोगजोई, ठीक है, बोगजकोई से प्राप्त हुए हैं। तो ये है सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला बोग्ज कोई से प्राप्त हुए हैं। इस पर वैदिक देवताओं, वैदिक काल के जो देवताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई थी? वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यताओं में जो देवता हैं उनके नाम मिलते हैं मित्र, अरुण, इंद्र के नाम मिलते हैं। इनमें ऋग्वेद की तिथि याद करने में मदद मिलती है, यानी कि इनसे ये पता लगता है कि ऋग्वेद का काल क्या था। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, ठीक है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक के हैं। तो अशोक के अभिलेखों से अगर आपको पढ़ना है तो जैसे मौर्य काल पढ़ेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट और इतनी बातें हम पढ़ेंगे, बट आपको यहाँ भी ध्यान लगाना चाहिए कि इसके अभिलेख कितने थे, ठीक है, और कहाँ-कहाँ थे, कहाँ से कौन से अभिलेख को उठा के कौन सी जगह रखा गया था, ये सभी तो हम पढ़ेंगे वहाँ पे, पर मोटा-मोटी हम पढ़ लेते हैं कि ये इसके अभिलेख थे। जो सबसे पहले प्राचीन भारत का प्राचीन अभिलेख सबसे 300 ईस्वी पूर्व के लगभग था, किसका था? अशोक का था। अशोक के अभिलेख किस किस लिपि में थे? ये बात कई बार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ब्राह्मी लिपि में थे, खरोष्ठी में थे, यूनानी में थे और अरमाइक में थे, ठीक है। ये इन लिपियों में थे, ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी, अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी, अरमाइक ध्यान रख लेना, कोई ट्रिक बनती है तो ट्रिक भी लिख सकते हो। ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी, अरमाइक लिपि में इनके अभिलेख लिखे थे। मास्की, फिर अगला पॉइंट है मास्की, गुर्जरा, निट्ठुर एवं उद्देगोलम से प्राप्त। ये क्या है? मास्की, गुर्जरा, निट्ठुर ये जगह के नाम है। उद्देगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है, ठीक है। तथा अन्य अभिलेखों में इसे देवनाप्रिय, ठीक है, देवनाप्रिय का मतलब है देवों का प्यारा। अशोक को देवों का प्यारा कहा गया है। ऐसा बताया जाता है कि अशोक अपने 100 भाइयों की हत्या करके फिर शासक बना था। मौर्य काल में इसके बारे में कंप्लीट हम पढ़ेंगे। अब है सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। अब ये तो सभी को पता होता है कि सबसे पहले अशोक के अभिलेख किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने। बट कई बार ये पूछ लगता है किस कौन सी लिपि के पढ़े थे? तो ब्राह्मी लिपि की। अशोक के अभिलेख किस किस लिपि में लिखे थे? ब्राह्मी में, खरोष्ठी में, यूनानी में, अरमाइक में, 4 लिपियों में लिखे थे। ना ही नहीं कि ब्राह्मी ब्राह्मी 4 में लिखे थे, ठीक है। और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये अशोक के अभिलेखों के स्थान है, कालसी है, टोपरा है, मेरठ है, जहां जहां भी है ये, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट हैं, आप ध्यान रख लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। गिरनार का है, ठीक है, ये कंधार का है, जितने भी हैं ना सारे के सारे इसमें। अशोक का क्षेत्र देखो कहाँ कहाँ तक था, अशोक का ये क्षेत्र यहाँ यहाँ तक था, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान का जो आज का क्षेत्र है वो भारत का संपूर्ण क्षेत्र यहाँ तक का, और कुछ दक्षिण क्षेत्र छोड़ के और सारा अशोक का क्षेत्र, सबसे बड़े क्षेत्र में अशोक ने शासन किया था। इससे आगे चलते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख। देखो अभिलेख कुछ अशोक के अलावा और भी अभिलेख थे, तो कौन से अभिलेख? ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये अभिलेख किस शासक का है, इसके बारे में क्या वर्णन किया गया है। हम पढ़ेंगे अब पॉइंट टू पॉइंट, अभिलेख किसके थे, किस शासक के थे और उनके बारे में क्या लिखा था, ठीक है? तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले अभिलेख, शासक और विषय। तो पहला हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, पहला कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। किस शासक के बारे में वर्णन है? खारवेल के बारे में। खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है।
ठीक है, अब याद रखना हाथी गुम्फा अभिलेख में किस शासक का विवरण है? हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल का विवरण है। ठीक है, खारवेल के शासन की घटनाओं का विवरण है। शासक कौन था? खारवेल। जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ किस शासक का विवरण है? रुद्रदामन। शासक कौन था? रुद्रदामन। इसमें रुद्रदामन की विजयों, ठीक है, व्यक्तित्व, कृतित्व का विवरण है। ठीक है, किसमें? रुद्रदामन का किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि जूनागढ़ अभिलेख किस राजा से या किस शासक से संबंधित है, तो आप बोलोगे जूनागढ़ अभिलेख से है, और इसी को गिरनार अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। नंबर 3 पे आता है नासिक अभिलेख। ये किसका है? गौतमी बलश्री का। ठीक है, शासक कौन था? गौतमी बलश्री। ये रचनाकार था भाई, शासक नहीं, रचनाकार था। सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है। ठीक है, सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है। ठीक है, और नंबर 4 पे किसका आ जाता है भाई? प्रयाग स्तंभ के लेख। प्रयाग स्तंभ के लेख ये किसके बारे में लिखता है? समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में लिखता है। इसके विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण है। समुद्रगुप्त के बारे में कौन सा अभिलेख है? समुद्रगुप्त के बारे में है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसके बारे में लिखा गया है? समुद्रगुप्त के बारे में। नंबर 5 पे एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किसके बारे में है? पुलकेशित द्वितीय के बारे में। ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ ना, इन सभी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट सारी कहानी भी मैं समझाऊंगा। किस शासक ने के साथ युद्ध किया था, कौन हार गया था, मैप के माध्यम से ये यहाँ पे शासन करता था, ये यहाँ पे, ये आगे, ये इस नदी को पार करके आ गया था। सारी सारी घटनाएं तो आगे पढ़ाएंगे, बड़ी मजे आए। बस आप बने रहना हमारे साथ। अब क्या है? एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के साथ। ठीक है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण। हर्ष की कितनी राजधानियां थी? बताओ कमेंट करके। हर्ष की कितनी राजधानियां और कहाँ का शासक था हर्ष? ठीक है, नंबर 6 है, फिर नंबर 6 भीतरी स्तंभ अभिलेख। भीतरी स्तंभ अभिलेख में है स्कंदगुप्त के बारे में, इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं में के बारे में लिखा। तो भी शासक थे ना, ठीक है, जितने भी शासक हुए हैं अपने आप को खुदा समझते हैं, आप मान सकते हो कहानी के, और वो ऐसे भी समझते, तो वो अपनी ही व्याख्या लिखवाते थे ज्यादातर, अपनी ही, ठीक है, अपना ही गुणगान करते थे। आप कई बार बड़े बुजुर्गों के पास बैठते वहां नहीं सोचा कि राजा की ही महिमा करनी होती है, अगर राजा की महिमा नहीं की, राजा के खिलाफ गए तो फिर आपको सूली पे टांग दिया जाएगा। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ठीक है, मालवा नरेश यशोवर्धन, ठीक है, मालवा नरेश यशोधर्मन सैनिक उपलब्धियों का विवरण है इसमें। ठीक है, अब सभी के बारे में तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, यह पॉइंट याद कर लेना एक बार आप। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के साथ, खारवेल के बारे में है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन के बारे में है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के बारे में है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के बारे में है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के बारे में है। भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त के बारे में, और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन के बारे में। ठीक है, चलते हैं इससे आगे, स्मारक और भवन। ठीक है, स्मारक और भवन, स्मारक और भवन के आधार पे भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी अवधि में कौन सा शासक हुआ है, कौन सी वहाँ की संस्कृति थी, वहाँ के लोग क्या करते थे, वो कैसी उनकी जीवन शैली थी, बहुत कुछ पता यहीं से लगता है। तो यहाँ देखते हैं स्मारक और भवनों से जनता की आध्यात्मिकता और धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। स्मारक और भवन से क्या? आध्यात्मिकता और धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों में 5.5 वर्ष पुरानी सिंधु सभ्यता का पता चला है। ठीक है, 5.5 वर्ष पूर्व, पहले, हाँ सॉरी, 5,500 वर्ष पूर्व। एक बात ध्यान रखना, पहले इसका जो काल था वो कितना, 2,500 से 1750 का माना जाता था, लेकिन नई खोज के अनुसार थोड़ा पहले का माना गया है। तो जो आज के टाइम पे नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8,000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, और अपने अनुसार हम कितना मानते हैं, 2024 का, 2023 चल रही है ना, 2023 ये, और 2,500 वो मान के चलते, बट लगभग 8,000 साल पहले हो चुकी है सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ था। मंदिरों का निर्माण सबसे पहले कब हुआ? बताओ भाई। प्राचीन काल में तो हुआ था, सबसे पहले किस शासन काल में या किस वंश के काल में मंदिरों का निर्माण हुआ था? पता है किसी को? बताएगा कोई?
ये हुआ था गुप्त काल, ठीक है? गुप्त काल में सबसे पहले। अब आते हैं आगे, उत्तर भारत के मंदिर, ठीक है? अब जो मंदिर बनाए जाते थे उनको अलग-अलग डिजाइन से बनाया जाता, वो बोलते थे उनकी शैलियाँ, बनाने की कला को बोलते थे शैलियाँ। उत्तर भारत के जो मंदिर थे वो थे नागर शैली में, मध्य भारत के बेसर शैली में और दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में। नागर शैली में, मध्य भारत के बेसर शैली में, यानी कि ये द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रित था बेसर शैली। और ये क्या थे? दक्षिण भारत के थे वो द्रविड़ शैली में। मंदिरों के 3 प्रकार थे, 3 प्रकार की शैलियों का यूज़ हुआ था। कौन-सा? नागर, बेसर, द्रविड़। नागर, बेसर, द्रविड़। उत्तर भारत के मंदिर नागर में, दक्षिण के द्रविड़ में, ठीक है? दक्षिण के द्रविड़ में। और जो बीच का था वो बेसर शैली में, ठीक है? जो बीच का था वह बेसर शैली में। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों में हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिले हैं। वहाँ भी बहुत कुछ स्मारक मिले हैं, मंदिर मिले, वहाँ से भी पता चलता है कि यहाँ यानी क्षेत्र काफ़ी पुराना था। नंबर 7 पे चलते हैं, सिक्के। अब सिक्कों की जब बात होती है ना, तो सबसे ज़्यादा सिक्के किसने छुपाए थे? शीशे के सिक्के किसने छुपाए थे? चांदी के सिक्के किसने छुपाए थे? ऐसी कुछ बातें आती हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा। बट सिक्कों के बारे में हम सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है? आपके सामने लिख हैं। आप एक बार समझते चलना बस, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिखने के लिए आपके पास पीडीएफ है, आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, बस और कुछ नहीं लिखना आपको। सिक्के, अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। साधारणतः 206 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से, यानी कि 206 ईस्वी पूर्व और 300 ईस्वी, ठीक है? ये 0 साल मान के चलते हो ना आप, वहाँ से 206 साल पहले और 300 ये, यानी कि 500 साल के दौरान का जो टाइम पीरियड है, वो हमें सिक्कों की मदद से ही पता चलता है। कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियाँ भी खुदी हुई हैं, लिखी गई हैं, जो कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई हैं। पुराने सिक्के किस-किस धातु के थे भई? तांबा के थे, चांदी के थे, सोना के थे, स्वर्ण के थे। ठीक है? सबसे पहले कौन-सी धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का किया गया था। किस धातु का? तांबा का। उच्चतम सिक्कों को आहत सिक्के, ठीक है? ये पॉइंट निकल के आता है। आहत या पंचमार्ग सिक्के भी बोलते हैं। आगे चल के है क्या? आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के? आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के, जो ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत सिक्के, कोई भी सिक्के हैं उनके ऊपर लगा दिया ठप्पा, ठीक है? और वो ठप्पा लगाने के बाद उस सिक्कों को क्या बोलते हैं? आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के बोलते हैं, यानी कि होलोग्राम लगा दिया भाई, अपना होलोग्राम है ये। ये थे पंचमार्ग सिक्के या फिर आहत सिक्के। आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि कुछ चिन्ह बना दिए जाते थे। ठीक है? तो यहाँ पे अलग-अलग तरह के कुछ निशान बना दिए जाते थे भई। मैंने बना दिया सांड का, ठीक है? ये सिक्का हो गया मेरा, ये मैंने किसी पेड़ का बना दिया, दूसरे राजा ने बोल दिया हाथी का, किसी ने बना दिया अलग-अलग ये उनके निशान थे। अब जैसे भारतीय सिक्के पे अशोक स्तंभ का निशान, ऐसे ही उनके भी अपने थे जिनको आहत सिक्के बोलते थे। अब आते हैं बात थोड़ी-सी और, तो पॉइंट नोट करने हैं, काफ़ी एग्ज़ाम में, छोटे एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं, बड़े एग्ज़ाम के लिए इनको समझना ज़रूरी है। तो सर्वाधिक सिक्के मौर्येतर काल के थे, सर्वाधिक सिक्के मौर्येतर काल के। मौर्य काल या मौर्येतर काल, क्या डिफरेंस है दोनों शब्दों में? मौर्य काल या मौर्येतर काल में क्या फ़र्क है? मौर्य काल का मतलब मौर्य काल है, मौर्येतर का मतलब है मौर्य के उत्तर, यानी कि मौर्य के बाद का काल है। ठीक है? सर्वाधिक सिक्के मौर्येतर काल में बने, जो मुख्य थे सीसा, चांदी, तांबा एवं सोने के थे। 7 वाहनों ने, ठीक है? ये 7 वाहनों ने शीशे, 7 सै से सै मिला दो, शीशे हो गए, ठीक है? 7 वाहनों ने शीशे के सिक्के बनवाए, गुप्त शासकों ने सोने के। तो यहाँ क्या से क्या मिलाया जाए भाई, कि गुप्त ने सोने के, गुप्त शासक क्या थे? सबसे पहले मंदिर बनवाए थे, ये ज़्यादा भगत आदमी थे, तो ये सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है? भगत, ठीक है? तो ये सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा, शीशे के सिक्के सातवाहनों ने, शीशे के सिक्के सातवाहनों ने, और सोने के सिक्के सर्वाधिक किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने, ठीक है? गुप्त शासकों ने।
सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने, ठीक है? लेख कुछ लिखने का काम किसने किया था? यवन शासकों ने। सिक्कों पर लेख लिखने का काम यवन शासकों था। किसका था? यवन शासकों का। पॉइंट, पॉइंट नोटेड मिलोड, है ना? अब ये आता कई बार क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। क्या मतलब? तो भाई संगीत, बट एग्जाम में मतलब है, एग्जाम में मतलब है। किस शासक का सिक्के पर वीणा बजाते हुए का फोटो मिला है? समुद्रगुप्त का, ठीक है? समुद्रगुप्त का सिक्के के ऊपर वीणा बजाते हुए का फोटो मिला है, चिन्ह मिला है। अब कौन, ये भी पूछ सकता है, कौन सा शासक संगीत प्रेमी था? ठीक है, कौन सा शासक संगीत प्रेमी था? ठीक है, बहुत थे, लेकिन ये उस प्राचीन भारत का सबसे फेमस माना जाता है क्योंकि ये वीणा बजाते हुए इसकी फोटो है। ठीक है? अब सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, मूर्तियां, प्राचीन भारतीय, अब मूर्तियों का नंबर आता है। मूर्तियों का पता है ना, कोई बालाजी की मूर्ति, ठीक है, कोई शिव जी भगवान की मूर्ति, ऐसे ऐसे, बालाजी की तो वैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, किस किस की मूर्तियां मिली थी भाई, आपको याद है? प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ होता है। मूर्तियों का निर्माण कब से? कुषाण काल से। मंदिरों का निर्माण कब से? गुप्त काल से। अब क्या हुआ, गुप्त ने पहले मंदिर बना दिया, मूर्ति कब रखी? बाद में रखी क्या? ठीक है, मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से, मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेनी है। कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। मथुरा तो क्या है भाई, मथुरा वृंदावन का पता है ना, ये बिल्कुल स्वदेशी है। और जो कुषाण कालीन है ये देशिक है। परहुत, बोध गया, सांची तथा अमरावती की कला में जनसाधारण की सजीव झलक देखने को मिलती है। बरहुत वगैरह, ठीक है, ये जो जो बताए हैं, बरहुत है, अपना है बोध गया है, सांची है, अमरावती है, जनसाधारण की कैसे थी, जीवन कैसा था, इसके बारे में कुछ वर्णन मिलता है। फिर आते हैं चित्रकला पे। चित्रकला क्या है कि किसी भी दीवार पे, जैसे कि ये लिखा हुआ, ये भी एक तो जैसे कि अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु, ठीक है, माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की रचनात्मक कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है। यानी कि जो भी कलाएं हैं, चित्रकला, कुछ भी लिख दिया जाता, कुछ आकृति बना दी जाती, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में आप पढ़ोगे अलग अलग आकृति ऐसे ही, ठीक है, आपने घर में बनो, आप कभी राजस्थान में दौर करोगे ना, राजस्थान, राजस्थान में दीवार पे अलग अलग तरह की आकृतियां आज भी लिखते हैं, बनाते हैं, वहाँ का कुछ ट्रेंड अलग ही है। अब आते हैं बात मुहरों की। मुहरें, ठीक है, अवशेषों से प्राप्त मुहरों से प्राचीन भारत के इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। मुहरों में व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बसाड़, यानी कि सीधी सी बात है, इनके आधार पर कुछ बेसिक जानकारियां मिलती है मुहरों, ठीक है, ये हमें पता। बट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये, यहाँ से कोई क्वेश्चन खास करके बनता नहीं है। ये पूछ सकता है कौन सी मुहरें कहाँ से मिली है। मुहरों के बारे में भी अलग से एक वो बनाएंगे कि कौन सी मुहरें कहाँ से मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक में ज्यादा आएंगी ये बातें। फिर साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक यानी कि लिखे गए स्रोत कौन से हैं। अब तो ये वो स्रोत हैं जिनके आधार पे हमने अनुमान लगाया है, वो चाहे कला है, फोटो है, मंदिर है, या कोई मूर्ति है, उनके आधार पर। अब साहित्यिक का मतलब जो लिखे गए हैं उनके बेस पे। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य और अलौकिक, ठीक है, और सॉरी लौकिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर, यानी कि ब्राह्मण और उनके बाद के ग्रंथों की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध, जैन साहित्य का उल्लेख किया जाता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दोनों अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, दोनों के बारे में पढ़ना है। कई क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन दोनों से आ जाते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। और यहाँ से वेद, वेद कितने हैं, किस वेद में क्या क्या खास बातें, वो भी अभी आपके सामने आ गए। वेद, ब्राह्मण साहित्य में वेद आ गए भाई।
वेद के बारे में देखते हैं क्या है। वेद वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक जीवन, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वेद, ठीक है, वेदों में लिखा आर्य कहाँ से आए थे, ठीक है, भारत में कहाँ से आए थे, कहाँ बसे थे, सप्तसंद प्रदेश में बसे थे, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ऐसा बताया जाता है। वैदिक युग की संस्कृति दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद। वैदिक काल की जो भी दशा थी उसका स्रोत क्या है, वेद। वेदों के आधार पर ये सब पता चलता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जादू टोने वशीकरण, जब आप किसी भी बस में ट्रेन में सब करते हो ना, वहाँ लिखे होते हैं, ये वही इसी का है, का मामला है वो सारा का सारा। ऋग्वेद 1500 से यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा, अथर्ववेद। ध्यान, कौन सा वेद, पद और गद दोनों में, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं। तो सबसे प्राचीन वेद है कौन सा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,528 ऋचाएं हैं, ठीक है। अब एक ये बात आती है कई बार, इस वेद को, ठीक है, इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री, ठीक है, होत्री कहा जाता था। होत्री, ऐसे लिखते हैं होत्री, होत्री कहा जाता था। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता होत्री। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। तो पहला और 10वां सबसे बाद में जोड़े गए मंडल कौन से थे, ऋग्वेद में सबसे बाद में जोड़े गए मंडल कौन से थे, पहला और 10वां। क्वेश्चन पूछता भाई ये, ठीक है। ऋग्वेद में पहला और लास्ट में जोड़ा गया मंडल कौन सा था, पहला और 10वां। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, ठीक है, सूर्य देवता को समर्पित है, जिसमें गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। ठीक है, सुंदर भाषा में आपको आता है, मुझे नहीं आता। नौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये जो पॉइंट आने हैं तीनों चारों इंपॉर्टेंट है भाई। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था, होत्री कहा जाता, ठीक है। अगला क्या है, ऋग्वेद में सबसे बाद में जोड़े गए मंडल कौन से थे, पहला और 10वां था। और क्या बनता है, ऋग्वेद में तीसरे मंडल में देवता सूर्य देवता का वर्णन कहाँ है, तीसरे में। और नौवें मंडल में क्या है, सोम का उल्लेख है, ठीक है। सोम का उल्लेख किसमें है, नौवें में। चलते हैं नेक्स्ट, यजुर्वेद। हाँ, एक ये भी है, यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर साहित्य में शामिल किया गया है। पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया है। कहाँ से घुस गए भाई ये, यजुर्वेद। दूसरा नंबर किसका, यजुर्वेद। तीसरा किसका, सामवेद। चौथा किसका, अथर्ववेद का, ठीक है। तो दूसरे पे आता है यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियमों, यज्ञ जो होते हैं उनके नियमों विधानों का संकलन मिलता है। यही कारण है कि कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कर्मकांडीय, ठीक है। कर्म करो कांड करो, लेकिन बच्चे आजकल कर्म की बजाय कांड ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। कर्म करो कांड नहीं, ठीक है। नहीं, क्लास खत्म होने को नहीं। नंबर आता है अब क्या है, यजुर्वेद। हाँ, मैंने प्रश्न पूछा था ना अभी, कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है, कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है, यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। कौन सा वेद गद्य और पद में, यजुर्वेद। दूसरे नंबर का, यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता था, ठीक है। होत्री कौन सा कहलाता था, ठीक है। नंबर 3 पे चलते हैं, सामवेद। साम का अर्थ होता है गान, गाना, ठीक है। मैंने पूछा था भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता, प्रश्न आया था, तो यही वो भारतीय संगीत का जनक कौन सा है, सामवेद। इसमें 7 स्वरों सारे गाम में पैद है, ठीक है, 7। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहा जाता था। सामवेद को गाने वाला क्या कहा जाता था, उद्गाता कहा जाता था। फिर आता है चौथे नंबर का, सबसे लास्ट का, अथर्ववेद। इसकी रचना अथर्व और अंगरीष ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद, यानी कि सबसे नया है, बाद में की गई, इसलिए इसके द्वारा अथर्व और अंगिरस, इसलिए इसको अथर्व, अथर्वांगिस या अथर्ववेद कहा जाता है। इसमें ये तो पॉइंट कोई खास नहीं होते कि इसमें कितने मंत्र हैं, कितने अध्याय हैं।
बट इसमें ये ज़्यादा होते हैं, इसमें सामाजिकता, औषधि का प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र। ये लास्ट में 3 वेद ठीक थे, चौथे में पता नहीं क्या जादू टोना वगैरह वगैरह। पर इसमें औषधि का भी इसी में मिलता है, ठीक है, औषधि का भी इसी में मिलता है। ये पॉइंट है। नंबर लास्ट पेज पे आ गए हम। अथर्ववेद के उपनिषद, मुंडकोपनिषद। अथर्ववेद का उपनिषद है कौन सा उपनिषद है अथर्ववेद में? मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। और यहाँ से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। ये कई बार आता है, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया? भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद कहाँ से है? इसमें है अथर्ववेद के उपनिषद, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। और ये 3 उपनिषद हैं, इसमें से मुंडकोपनिषद में से सत्यमेव जयते को लिया गया है। और इन 4 वेदों को संहिता के नाम से जाना जाता है। ये आज का लास्ट पेज था। आगे कुछ ये हमने जो भी पढ़ा है आपको, सभी का सभी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ऐप से पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद अपना रिवीजन कर लेना। वीडियो एक बार देख के अपना रिवीजन जरूर कर लेना। पीडीएफ डाउनलोड जरूर करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।